नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित शिव प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति ने किया खंडित। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नागरिकों ने जीआरपी थाना में सौंपा परिवाद। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला कलेक्टर ने पीसीपीएनडीटी अभियान को लेकर प्रचार रथों को किया रवाना। 15 सूत्री मांग पत्र को हल करने की मांग को लेकर सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लेबर कॉलोनी के बाशिंदों को अपने आशियाने टूटने की आशंका। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मकान नहीं तोड़ने की लगाई गुहार। टाउनशिप सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 60वें दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित शिव प्रतिमा खंडित करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आसपास के बाशिंदों ने जीआरपी थाना में परिवाद सौंपा। जंक्शन रेलवे स्टेशन की बाउंड्री में स्थापित शिव प्रतिमा खंडित करने, रेलवे भोजनालय व वहां खड़ी कार का शीशा तोड़ने के संदर्भ में सोमवार को महाशिवरात्रि संघ देखरेख सेवा समिति की ओर से जीआरपी थाना में लिखित शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। समिति के सचिव प्रकाश तंवर के अनुसार जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे बाउंड्री में बने पार्क में भगवान शिव की प्रतिमा काफी वर्षों से स्थापित है। इस प्रतिमा की काफी मान्यता है। यह प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। लोग सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करते हैं। रविवार और सुबह करीब 4 बजे नशे में धुत एक व्यक्ति ने भगवान शिव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने प्रतिमा का एक हाथ खंडित कर दिया। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसके बाद उक्त शख्स ने रेलवे भोजनालय का शीशा भी तोड़ दिया। साथ ही रेलवे पार्किंग में खड़ी कार का भी शीशा तोड़ दिया। जब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि उक्त शख्स नोहर क्षेत्र का निवासी है तथा किन्नरों के साथ रहता है। श्रद्धालुओं ने परिवाद के जरिए रेलवे पुलिस से उक्त शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत प्रभाव से उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रकाश तंवर, दीपक चड्डा, राजकुमार, प्रवीण जैन, विकास कुमार, अमित शर्मा, परशोत्तम सोनी, बाबूलाल, विक्की प्रोई सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। रेलवे बाउंड्री हनुमानगढ़ जंक्शन में भगवान शिव की प्रतिमा लगभग 100-150 सालों से स्थापित है। कल रात्रि को कोई असामाजिक तत्व ने इस शिव प्रतिमा को खंडित किया और यहाँ खूब उत्पात भी मचाया। रेलवे के जीआरपी और आरपीएफ के जवान यहाँ मुस्तैद रहते हैं वैसे तो, उसके बावजूद भी उस असामाजिक तत्व ने ये घृणित कार्य किया और ये पाप का जो भागी बना है। सभी शिव भक्तों में रोष है। हनुमानगढ़ की जो धर्मपरायण जनता है सब आज यहाँ इकट्ठी हुई है। जीआरपी और आरपीएफ को घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाकर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने के संबंध में सभी धर्मपरायण जनता ने आज ज्ञापन दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी है, कुछ जो हमारे पास साक्ष्य है वो भी हम पुलिस को दे के आए हैं। हमारे पास भी कुछ वीडियो क्लिप है जो इस संबंधित जो व्यक्ति ने जो घटना की है उसकी भी वीडियो क्लिप है, वो भी हम दे के आए हैं साक्ष्य के रूप में। मांग तो ये है भी दोषी के विरुद्ध जो भी आईपीसी की एक्ट जो संविधान के तहत जो भी जिन धाराओं में जो इसने कृत्य किया, धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचाई है, उसके संबंधित जो कानूनी धाराएं बनती है उसके संबंध कार्रवाई करें। भाई साहब की कोई वीडियो देखी हमने, जैसी हमको पता लगा हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, तो इस संबंध में हम यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं जो भी धाराएं हैं आईपीसी की जो भी धारा है उसके तहत कानूनी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सोमवार को जिला कलेक्टर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं पीसीपीएनडीटी अभियान के तहत जिले में प्रचार प्रसार के लिए 5 रथों को रवाना किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पीसीपीएनडीटी अभियान के तहत जिले में प्रचार प्रसार के लिए 5 बेटी रथ रवाना किए गए। जिला प्रमुख कविता बिगमाल व जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि आज बेटियां भी बेटों के बराबर हर मुकाम हासिल कर रही हैं, इसलिए लोग अपनी बेटियों को घरों में बिठाने की बजाय उन्हें उच्च शिक्षित करें ताकि वह भी अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 5 बेटी रथ रवाना करने का उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। यह 5 रथ जिले की 269 ग्राम पंचायतों में करीब 1 माह तक भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों व सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से जिले में लिंगानुपात में अच्छी वृद्धि हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें सर्वे में हनुमानगढ़ जिले का लिंगानुपात भी 928 से बढ़कर 1015 के
आसपास पहुंच गया। यह जिले के लिए सुखद संकेत है। उनका भी मानना है कि समाज में चूंकि 50% पुरुष और 50% महिलाएं आदर्श स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ समय से लोगों में बेटियों के प्रति मानसिक रूप से जो कमियां पाई गई, उसकी वजह से लिंगानुपात गिर गया था। लेकिन सरकारी योजनाओं का अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये 5 जागरूकता रथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला हनुमानगढ़ में 5 रथ रवाना किए गए, जिसमें जिला प्रमुख साहिब महोदया भी उपस्थित रही। और इन 5 जागरूकता रथ का मुख्य उद्देश्य है कि जो बालिका बचाओ के संबंध में जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं वो हम आम आदमी तक पहुंचाएं। ये 5 रथ हमारी जिले की 269 जो पंचायतें हैं उनमें अगले 1 महीने तक भ्रमण करेंगे। और आपने देखा भी है कि पिछले कुछ वर्षों में सभी के संयुक्त प्रयासों से, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ICDS और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एवं राज्य एवं भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके समन्वय से जो लिंगानुपात है उसमें बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है। जो NFHS का 5वां सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हमारे जिले का लिंगानुपात भी 928 से बढ़कर के 1015 के आसपास हो गया है। ये बहुत ही सुखद संकेत है। और मैं समझता हूँ कि एक समाज में चूँकि 50% पुरुष और 50% महिलाएं आदर्श स्थिति में होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ समय से लोगों में जो लिंग के प्रति भेदभाव पाया गया, बच्चियों के प्रति लोगों का जो मानसिक रूप से जो कमियां पाई गई, उसकी वजह से ये लिंगानुपात गिर गया था। लेकिन जो स्कीम्स है इनका एक बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जागरूकता रथ आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस जिले में इन योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने में बहुत मददगार होंगे। हमें इन बालिकाओं को बचाने में और उनको पढ़ाने में, ताकि उनकी शिक्षा भी अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, इसके लिए जो प्रयास हैं उनको हमें आगे भी जारी रखना है। सरपंच संघ ने 15 सूत्री मांग पत्र को हल करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में 15 सूत्री मांग पत्र को हल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत खुलवाए जाने वाले खाते में जमा करवाई जाने वाली राशि का संग्रहण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया जाकर PHD विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिए। जल जीवन शिलान्यास कार्यक्रम एवं पट्टिकाओं में सरपंच का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मछली पालन एवं हड्डारोड़ी से होने वाली आय पंचायत की निजी आय है, इस पर पंचायत का ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास निजी आय के स्रोत बहुत कम रह गए हैं। ज्ञापन के अनुसार सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाकर 30,000 रूपए किया जाए। ग्राम पंचायतों में स्वागत द्वार संबंधी नियमों में शिथिलता दी जाए। इसके अलावा नियमों में उचित व स्पष्ट गाइडलाइन दी जाकर निर्माण की मंजूरी दी जाए। ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज देने की आवश्यकता पड़े तो नजदीकी ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को ही चार्ज दिया जाए। इससे विकास कार्य प्रभावित होने से बच सकेंगे। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सहारन, सुनील क्रांति, अनिल मेघवाल, राजेंद्र भांबू, सुधीर गोदारा सहित अन्य लोग शामिल थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कुछ कलेक्टर साहब करेंगे, कुछ सीओ साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं, कुछ राज्य सरकार के हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के को पहुंचाया गया। मुख्य मांग हमारी 15 मांगे हैं, सभी मुख्य है। जल जीवन मिशन के अंदर हमने बैंक में खाते खुलवा लिए सभी ने, और उसकी जो रकम है वो PHD कहती है कि सरपंच इकट्ठा करेंगे, जबकि सरपंच अगर रुपए लेने जाएगा तो कोई नहीं देगा। इसलिए PHD से हम चाहते हैं कि PHD विभाग खुद वो रकम जमा करके और जो खाते खुलवाए हैं उसमें जमा करवाए। और भी बहुत सी सारी मांगे हैं जो आपको मैंने दे दी। जंक्शन स्थित लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई। जंक्शन की लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर परिषद द्वारा वर्षों पहले उपलब्ध करवाई गई भूमि पर बने मकानों को बचाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि अपने आशाने बचाने की मांग को लेकर बाशिंदे पूर्व में भी जिला कलेक्टर को मिल चुके हैं। लेबर कॉलोनी सुरेशिया में ये लोग वर्षों से अपना मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जहाँ नगर परिषद, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध करवाई हुई है। ज्ञापन के अनुसार प्रशासन शहरों संघ अभियान में नगर परिषद
हनुमानगढ़ में पट्टे बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे तथा इस संदर्भ में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पट्टे बनाने के आदेश भी दिए गए थे। मौके पर सर्वे होने व आवेदन पत्र जमा होने के बावजूद नगर परिषद वार्ड वासियों को पट्टे जारी करके नहीं दे रही। उल्टा नगर परिषद पट्टे बनवाने गए लोगों को उनके मकान अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने पर आमादा हो रही है। ज्ञापन के अनुसार नगर परिषद द्वारा निर्धन परिवार के लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा उन्हें जबरन बेदखल करने की धमकियां दी जा रही हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद द्वारा गरीबों के आशानों को अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की गर्ज से उजाड़ने की मंशा व्यक्त की जा रही है ताकि बाद में नीलामी कर उन भूखंडों को बेचा जा सके। वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के लिए पाबंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रामू, संतरो, विद्या देवी, पूर्ण प्रकाश, मंगतराम, राम प्रकाश, सोमा देवी, ज्योति देवी, शंकर लाल, हनीफ खान सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। इनको ये अलग अलग स्थान पर बैठे थे, सभी को इनको उठाकर एक जगह इनको बसाया था और इनको प्लाट 25 बाई 45 के प्लाट काट के दिए थे और इनके उस जगह का नाम लेबर कॉलोनी रखा था। आज भी उस एक मकान पर उसकी प्लेट लगी है लेबर कॉलोनी के नाम से। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने मकान बनवा के तैयार कर लिया, ये बस रहे हैं, सड़कें, बिजली वगैरह है, पानी वगैरह की व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी अब क्या है कि नगर परिषद है जो उसका सर्वे वगैरह सब कुछ होने के बाद में बिजली पानी सभी उनको वो मान रहे, लेकिन नगर पालिका नहीं मान रही है। इसलिए इनका वो प्लाट सर्वे करके तोड़ रहे हैं कि जो आदमी गरीब है वो ये बोलेगा नहीं इसके पीछे कोई नहीं है। आए हैं ये कच्ची बस्ती लेबर कॉलोनी के लोग हैं जिनको नगर परिषद उनके प्लाटों को तोड़ने में लगी हुई है और उनकी नीलामी कर रही है जो गलत है। इन लोगों को पहले और जगह बैठे थे, वहाँ से उठा करके वहाँ इनको बसाया गया था और इनसे ये वादा किया था भी आपके यहाँ पट्टे बना दिए जाएंगे, जिसमें इनको रसीदें भी दी गई थी, भाई आपका ये प्लाट है, इतना नंबर प्लाट है, इतना नंबर प्लाट है, दिए हुए थे। लेकिन अब वहाँ पर ये पट्टे भी जारी किए थे कई घरों को, लेकिन अब क्या है कि उनको तोड़ने में लगी हुई है और उनकी नीलामी करी है जो गलत है और इन गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन करने का आज यही है कभी उनको रुकवाया जाए, इसकी जांच कराई जाए, ठीक है। इन गरीब लोगों को पट्टे जो सरकारी दर पे दिए जाते हैं उस हिसाब से इनको पट्टे दिए जाए। सेठ खुशहाल दास विश्वविद्यालय में सोमवार को दिव्यांग जनों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में सोमवार को उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विशेष शिक्षा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यन ने आए हुए अतिथियों का परिचय कराते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजनों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों को तैयार करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे दिव्यांगजन जो देखने और सुनने में अक्षम है, ऐसे दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षित करने वाले शिक्षक तैयार किए जाएंगे। ये शिक्षक देखने और सुनने में अक्षम छात्रों को ब्रेन लिपि से पढ़ने व इशारों की भाषा समझने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु दास ने बताया कि दिव्यांगजन हमारे समाज का मुख्य हिस्सा है, इन्हें समझने और जानने की जरूरत है। दिव्यांगजनों को पढ़ाना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, अपितु पूरे समाज को इशारों की भाषा समझनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सामने वाले की भाषा नहीं जानते तो इशारों की भाषा में उसे बात समझाने में मदद हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार इशारों की भाषाओं का भी अपना एक अलग महत्व है। कार्यक्रम में भीष्म कौशिक, कुलवंत सिंह, श्री रोताश कुमार, भीमसेन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस शुभ अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो विभाग है, विशेष शिक्षा विभाग, ऑफिशियली तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी विभाग जब तक शुरू नहीं माना जाता जब तक उसमें बच्चे नहीं आ जाते, उसमें स्टाफ नहीं आ जाता। आज हम पूर्ण रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं इस विभाग की, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से हमें 4 कोर्स का अवसर मिला है। ये कोर्स वैसे तो सबको अलग अलग समय अवधि के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें जितने ये 4 कोर्स मिले हैं ये हमें पूर्ण रूप से 5 इयर्स के लिए, जिसको मैक्सिमम लिमिट में हमें दिया गया है।
5 साल की मान्यता मैक्सिमम लिमिट होती है एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो हमें मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2018 अक्टूबर में हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस पास हुआ था और 2013 में हमने ये कैंपस का कंस्ट्रक्शन यहाँ निर्माण करना स्टार्ट किया था। डिग्री कॉलेज से ये कैंपस जो शुरुआत हुई थी और ये जो पूरा यूनिवर्सिटी का जो बनाने का जो विजन है, जो टारगेट है, ये मैं तो जस्ट एक कहते हैं कि जैसे छोटा सा कार्यकर्ता होता है, एक टीम मेंबर हूँ। हमारे दादा जी श्री बाबूलाल जी जुनेजा, उनका ये विजन था कि सन 2013 में जब उन्होंने पहला पत्र यहाँ रखा था तो शुरू से वो जिक्र करते थे कि हमारा जो जिला है ये एरिया में काफी सारा पिछड़ा हुआ इंटीरियर में भी है। यदि आप उसको दिल्ली से जरूर देखें तो काफी इंटीरियर है। और हमारे एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं था पूरे जिले में। अभी भी जिले में एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। और जब हमने स्टार्ट किया तो उन्होंने महसूस किया कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बड़ी सिटी में मूव करना पड़ता है, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे या और भी अलग अलग कोर्स के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जो लोग अफोर्ड करते हैं, जो लोग अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से बाहर भेज देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो नहीं अफोर्ड करती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आज भी हमारे एरिया में गर्ल्स को बाहर भेजना में थोड़ा सा जो रिजर्व नेचर है ग्रेड्स का, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि हमारे यहाँ के एरिया के जो बच्चे थे वो आगे पढ़ नहीं पा रहे थे, अच्छी स्टडी ले नहीं पा रहे थे। 2020 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, राष्ट्र संघ की तरफ से रिपोर्ट पढ़ी गई, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की जो स्टेटस है हमारे देश में, क्या उनकी स्थिति है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ी गई। और उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में हम सबसे नीचे थे। समग्र शिक्षा अभियान की इतनी बड़ी बड़ी दावा, राष्ट्रीय संस्थाओं की इतनी बड़ी बड़ी दावा, यूनिवर्सिटीज और गैर सरकारी संस्थाओं की इतनी बड़ी बड़ी दावा, और लेकिन उस रिपोर्ट में हमारा दशकों का रिपोर्ट होता है, 10 साल की वो रिपोर्ट होती है, हर 10 साल में वो रिपोर्ट आता है। और इतनी सारे सरकारों की दबाव के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि हम बिल्कुल पूरे विश्व भर में सबसे नीचे है। बांग्लादेश वगैरह से भी हम नीचे थे। इस सवाल को लेके मैं बहुत रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करने के बाद मुझे जो समझ में आई, एक कई सारा बिंदु आए। सबसे जो उच्च कोटि का जो बिंदु मुझे नजर आई वो ये आई कि इस विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक जो काम कर रहे हैं, उनको मूलतः रूप से एक सवाल हमने कभी पूछा ही नहीं था जब वो शिक्षक बनना चाहते थे, आपको विशेष बच्चों की शिक्षक बनना किस लिए है, आप इस विभाग में किस लिए कोर्स करने के लिए आए हैं, कोर्स किस लिए करना है। जवाब पूरे देश में इसका जवाब उन्होंने 2000 बच्चों से इसका जवाब लिया। जवाब तो मेरा सीधा सा था, नौकरी करना है। आज श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हिमांशु दास एंड शंकरलाल बीका जी मौजूद थे, बाहर से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। इसमें 4 कोर्स का आज हम इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें एक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन 4 कोर्स का आज इंडक्शन प्रोग्राम किया गया। आज श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय परिसर में स्पेशल जो एजुकेशन के कोर्सेज है उनसे संबंधित 4 जो कोर्स थे उनका विधिवत शुभारंभ हुआ। इसमें देहरादून से जो डायरेक्टर है स्पेशल एजुकेशन के डॉक्टर हिमांशु दास जी एवं बठिंडा जो रीजनल यूनिवर्सिटी है उसमें एज ए प्रोफेसर डॉक्टर सोलंकी जी यहाँ पधारे हैं और उनका मार्गदर्शन रहा। विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी जुनेजा है, उनका स्वप्न इस ग्रामीण परिवेश के इस जिले में शिक्षा का नवाचार निरंतर बढ़े और शिक्षा का उच्च स्तर यहाँ मुकाम साबित हो, ताकि यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है
जो पढ़ने का इच्छुक है, स्कल है उसमें, वह बड़े शहरों में न जाने के कारण से यहाँ रुक जाता था। उसको आप एक स्वप्न के रूप में कि पूरे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ का विद्यार्थी सफल होकर एक आदर्श नागरिक बने, ऐसे विजन के साथ गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय रोजाना कोई न कोई नवाचार कर रहा है। और अभी उस ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। किसान आंदोलन में सहयोग देने वाले कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ का आज जंक्शन में सम्मान किया गया। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के हनुमानगढ़ पहुंचने पर यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान किसानों मजदूरों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। सौरभ राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पूरे देश सहित हनुमानगढ़ इलाके में भी लंबे समय तक आंदोलन चला। इस आंदोलन में किसानों की एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह जीत किसानों के संघर्षों की जीत है। इस आंदोलन में किसानों के साथ छोटे व्यापारियों और मजदूरों ने भी पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन अभी समाप्त नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। यदि बाकी की मांगों को नहीं माना गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अभी तक कृषि जिन्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मुख्य मांग पूरी होनी शेष है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आंदोलन पुनः शुरू होगा। पूर्व पार्षद निरंजन नायक ने कहा कि किसान आंदोलन में मिली जीत के बाद किसानों में उत्साह है तथा शेष रही मांगों के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। निरंतर आंदोलन जो है किसान आंदोलन, आप सबने देखा, हम सब ने देखा कि इलाके के अंदर लगातार लंबे समय आंदोलन चला, पूरे देश के अंदर आंदोलन चला और इसका रिजल्ट ये आया कि हमारी केंद्र की अहंकारी सरकार घुटनों के बल आई, तीनों काले कृषि कानूनों को रिपील किया, किसानों की संघर्ष की जीत हुई। इस संघर्ष के अंदर तमाम जिन लोगों ने साथ दिया उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे जो छोटे व्यापारी साथी हैं उन्होंने भी इसमें साथ दिया, उनका भी इसमें धन्यवाद है। और आज यहाँ इस प्यार को देने के लिए, सम्मान को देने के लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हनुमानगढ़ सौरभ जी राठौड़ पधारने पर जो कृषि कानून जो वापस लिए है केंद्र सरकार ने, उस विषय में हनुमानगढ़ पहली बार जयपुर थे, काफ़ी लंबे समय से माता बीमार थी इनकी, तो अभी जयपुर आए हैं। इन्होंने किसान आंदोलन में काफ़ी सहयोग किया, इसलिए हनुमानगढ़ के काफ़ी 5-6 पार्षदगण हम थे, तो बड़े भाई का स्वागत किया माला पहनाकर। कि किसान आंदोलन की जो जीत हुई है उस विषय में हमने भाई साहब का स्वागत किया।
टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 60वें दिन भी जारी रहा। हॉस्पिटल को बचाने के लिए आगे आओ, हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 60वें दिन भी जारी रहा। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि अस्पताल के समक्ष चल रहे धरने को पूरे 2 माह बीत चुके हैं, मगर शासन एवं प्रशासन हनुमानगढ़ टाउन की जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ स्थापित राजकीय चिकित्सालय पिछले 50 वर्षों से कार्यरत है और इस अस्पताल से टाउन तथा आसपास के हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अब इस अस्पताल को जंक्शन स्थित नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि टाउन की जनता के साथ अन्याय है। संघर्ष समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता तथा सरकार अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं कर देती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज जिला अस्पताल बचाओ अभियान इसका 60वां दिन है। हमारे इस अस्पताल को बचाने के लिए शहरवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है और 1 फरवरी को संघर्ष समिति द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया है। उसमें पूरे शहरवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि 1 तारीख से पहले ही हमारी मांगें जो इस अस्पताल को यहीं रखने की है वो पूरी की जाए, ताकि जनता को उस दिन 1 तारीख को चक्का जाम में परेशानी न हो। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो पूरा शहर बंद रहेगा और चक्का जाम किया जाएगा। इससे जो भी नुकसान होगा सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो हम दोषी तो प्रशासन को मानते हैं, चौधरी विनोद कुमार जी को मानते हैं जो यहाँ का विधायक है। विधायक के बिना तो ये जा नहीं सकता। विधायक जी चाहें तो हमारे को यहाँ वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं, कई बार मैंने सुना प्रेस में भी कहा भी नहीं जाएगा, परंतु हमें लिखित में दे दें। शुद्ध नहीं ली है। कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, वो कहते हैं कि हमने तो लिखित में ऊपर दे दिया है, कार्रवाई कर दी है, परंतु लिखित में कोई भी हमें देने को तैयार नहीं है। ये कहने को तैयार नहीं है लिखित में पीठी का आपका अस्पताल नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा धरना चालू रहेगा और हम जोर शोर से धरना इसको झुका के रहेंगे और ये अस्पताल यहीं रखेंगे। मेरी प्रशासन से और मेरी सरकार से यही मांग है कि ये जो जिला अस्पताल टाउन के अंदर है ये यहीं रखा जाए। अगर सरकार इसको या प्रशासन अगर पीएमओ इसको ले जाने की कोशिश करता है जंक्शन नवा बाईपास, तो आंदोलन तेज किया जाएगा और इसमें जान मान का कोई भी, अगर प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो आने वाली 1 तारीख को जो चक्का जाम होगा उसके जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। जिले में यूरिया की किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार भीषण सर्दी में उन्हें कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर यूरिया खाद की किल्लत ज्यों की त्यों बनी हुई है। भीषण सर्दी में किसान लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। किसानों के अनुसार उनकी फसलों के लिए यूरिया खाद की अति आवश्यकता है, लेकिन खाद की कालाबाजारी के कारण उन्हें भरपूर मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। इससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने बताया कि वे सुबह जल्दी आकर के लाइनों में लगते हैं, तब शाम तक उन्हें कोई 2 थैले यूरिया की पर्ची प्राप्त हो पाती है। किसानों ने कृषि अधिकारियों से किसानों को पूरी मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जाने की मांग की है। वहीं आर्थ व्यवसायियों का कहना है कि कहीं कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। अफवाहों के चलते किसान जरूरत से ज्यादा खाद का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। व्यवसायियों के अनुसार जिस किसान को अपनी फसलों के लिए 5 थैले यूरिया खाद की आवश्यकता है, वह भी अनावश्यक रूप से 20-20 थैलों को जमा कर रहा है। आवश्यकता से अधिक स्टॉक रखे जाने पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। 5 गट्टे देंगे, रोड बाली आ 22 गट्टे दा जे 10 गट्टे पैंदे, किसी ਨੂੰ 20 गट्टे चाहिए, किसी ਨੂੰ 50 चाहिए। हाँ 5 ਨਾਲ फसलें खराब होंगी। यहाँ जो यूरिया लेने आई हैं सुबह 8 बजे के आई हैं, फिर जी लाइन में लग कर मिल रही है। 5 गट्टों की एक पर्ची मिल रही है, 20 गट्टों की जरूरत है। 5 गट्टे एक जमींदार, बहुत नुकसान है बारिश के कारण। क्या करेंगे जी, और क्या करेंगे। 5 गट्टे ले जाएंगे फिर और लाइन में लगेंगे। ये पानी सूख नहीं रहा है, यूरिया डालें तो पानी सूखेगा, फिर वो कणक चलेगी, पीली हो रही है कणक। कोरोना काल चल रहा है, इतनी भीड़ लगानी एक जगह सही नहीं है। अलग अलग भीड़ लगे वो बढ़िया है, सोशल डिस्टेंस होना जरूरी है। ये माल जिस हिसाब से कम है, 6000 गट्टे आए हैं, तो उस हिसाब से ये गट्टे बांट रहे हैं। ये कंपनी के पीछे से शॉर्टेज है जी, कोई काला बाजारी नहीं है जी। मालिक जी सबको गट्टे बांट रहे हैं, किसानों की ओर जा रहे हैं। और किसी को जिम्मेदार को 2 की जरूरत है वो 5 ले रहे हैं, तो शॉर्टेज आएगी जी, अपने आप ही आएगी।
विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित विद्युत निगम कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना सोमवार को 43वें दिन भी जारी रहा। बिजली के दाम घटाओ, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 43वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि एक और दिल्ली में पिछले 7 सालों से बिजली के दाम यथावत हैं, वहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क मिल रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पिछले 7 सालों में बिजली बिलों के नाम पर जनता से जमकर लूट की जा रही है। उन्होंने मांग की कि कोरोना काल के समय के 3 माह के बिजली बिल पूर्णतः माफ होने चाहिए और राजस्थान की जनता को दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। बिजली बिलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चार्जेज हटाकर बिजली दरों में कमी की जाए। इस मौके पर रामप्रीत, ललित कुमार, जगदीश रेगर, सतीश कुमार, राजकुमार, सुभाष, गोपाल वर्मा, गोपाल मेघवाल, भूपराम, दर्शन लाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा जो बिजली बिलों में जमकर के लूट की जा रही है, चाहे वो फ्यूल सरचार्ज के नाम पर है, चाहे अन्य देय के नाम पर है, फिक्स एसेट के नाम पर है, जल संरक्षण के नाम पर है, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जितना भी बिजली का कंजप्शन होता है उसका भुगतान आम उपभोक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ बिजली के बिलों में जमकर के लूट की जा रही है, वहीं शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भी जो है वो लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आज 43वां दिन है हमारे धरने का और हमने 13 दिसंबर को जिस दिन ये पड़ाव डाला था उस दिन हमने ऐलान किया था कि जब तक स्थानीय प्रशासन स्थानीय समस्याओं को हल नहीं करता और राजस्थान की सरकार बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेती, बिजली बिलों में जो फ्यूल सरचार्ज शामिल किया है उनको वापस नहीं लेती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हर दिन हमारा जो है वो रोष प्रकट करने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि हमारी पार्टी गांधीवादी तरीके में विश्वास करती है, तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती है, हिंसा में विश्वास नहीं करती है। इसीलिए हम शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की जो सीख है वो हमें किसान भाइयों के आंदोलन से मिली है। इसके लिए हम जो है वो किसान भाइयों के आभारी हैं कि आप जो शांत रह करके भी सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार से विरोध कर सकते हैं। और शर्म की बात ये है कि जितने भी राजस्थान के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात से सरोकार नहीं है कि राजस्थान की गहलोत सरकार है वो जनता को बिजली बिलों के माध्यम से लूट रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जनता से विशेष अपील करना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार ने कोरोना के नाम पर पहले लोगों को जम करके लूटा है, तो मेरी सभी से निवेदन है कि यदि गहलोत जी के बिजली के बिलों के झटकों से बचना है, उस बिजली बिलों की लूट से बचना है, तो सभी नागरिक और सभी व्यापारी भाई जो हैं वो मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।